हे गाइस, आप सब लोग का स्वागत है हमारे चैनल देवी में। बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यू जेआईबी प्रिपरेशन 2021। ठीक है, देखिए पहला क्वेश्चन में आ जाते हैं। पहला क्वेश्चन बोल रहा है परचेस्ड इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट क्विक रेशियो का क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले तो क्विक रेशियो क्या होता है वो जानना है। क्विक रेशियो इज द रेशियो ऑफ एसेट्स बाई लिएबिलिटी। लिएबिलिटी, करंट लिएबिलिटी, एसेट्स, लिक्विड एसेट्स। क्विक रेशियो लिक्विड एसेट्स बाई करंट लिएबिलिटी। ठीक है, अब ये देखना है परचेज इन्वेंट्री ऑन क्रेडिट। अगर आप लोग इन्वेंट्री को खरीदोगे तो एसेट बेचोगे। अगर आप इन्वेंट्री को खरीदोगे तो एसेट बेचोगे, तो एसेट क्या होगा, कम होगा। अगर एसेट कम होगा तो क्विक रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा। खत्म, क्लियर। फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर डिक्रीज हो जाएगा। अगला क्वेश्चन चलते हैं, सोल्ड इन्वेंट्री फॉर कैश करंट रेशियो क्या होगा। अब ये करंट रेशियो क्या होता है, करंट रेशियो होता है करंट एसेट्स बाई करंट करंट एसेट बाई करंट लिएबिलिटी, करंट एसेट बाई करंट लिएबिलिटी। ठीक है, ये रेशियो को बोलते हैं हम लोग करंट रेशियो। अब सोल्ड इन्वेंट्री फॉर कैश, कि अगर हम लोग इन्वेंट्री को बेचेंगे तो उसके बदले पैसा भी तो आएगा। अगर पैसा इक्वल होगा तो क्या होगा, करंट रेशियो में कोई चेंज नहीं होगा। लेकिन अगर पैसा ज़्यादा आ गया हम लोग को इन्वेंट्री बेचने के बाद, तो ये करंट रेशियो भी बढ़ेगा, क्योंकि हमारा करंट एसेट्स बढ़ रहे हैं। करंट एसेट बढ़ा तो करंट रेशियो बढ़ गया। ठीक है, सोल्ड इन्वेंट्री फॉर कैश क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। अगला है इशूड एडिशनल ऑर्डिनरी शेयर्स फॉर कैश, डेब्ट रेशियो क्या होगा। डेब्ट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू फंड्स ऑफ शेयर होल्डर्स। अगर ऑर्डिनरी शेयर्स इशू करेंगे तो शेयर होल्डिंग फंड्स हम लोग को मिलेगा, और शेयर होल्डिंग फंड्स अगर बढ़ेगा तो डेब्ट रेशियो क्या होगा, डिक्रीज होगा, बिकॉज डेब्ट रेशियो इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू शेयर होल्डर फंड्स। सो शेयर होल्डर फंड्स इंक्रीजेज देन डेब्ट रेशियो विल बी डिक्रीज्ड। अगला है डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स, तो डिविडेंड पे आउट को क्या होगा। अगला क्वेश्चन है पेड द कैश डिविडेंड, तो डिविडेंड यील्ड क्या होगा। पहले तो डिविडेंड पे आउट और डिविडेंड यील्ड जान लेते हैं। डिविडेंड पे आउट जो होता है वो कंपनी कभी कभी डिविडेंड पे आउट अपने शेयर होल्डर्स को देती है, एक बोनस देती है, उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट। और जो कंपनी के शेयर होल्डर्स को जो पैसा मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड। अब देखते हैं, क्वेश्चन में आ जाते हैं। ठीक है, डिफरेंस समझ में आ गया। जो मिलता है उसको बोलते हैं डिविडेंड यील्ड, जो कंपनी देती है उसको बोलते हैं डिविडेंड पे आउट। अब पे आउट वाला क्वेश्चन देखते हैं, डिक्लेयर्ड कैश डिविडेंड ऑन ऑर्डिनरी शेयर्स। अगर कैश डिविडेंड देंगे तो डिविडेंड पे आउट क्या होगा, ऑब्वियसली इंक्रीज होगा। ठीक है, कैश डिविडेंड देंगे ऑर्डिनरी शेयर्स पे तो डिविडेंड पे आउट क्या होगा, इंक्रीज होगा ऑब्वियसली। अगला है पेड द कैश डिविडेंड, डिविडेंड यील्ड में क्या होगा। अगर कैश डिविडेंड करते हैं तो डिविडेंड यील्ड में क्या होगा, डिविडेंड यील्ड में कोई डिफरेंस नहीं रहेगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट तो वही रहेगा जो मिलना था। ठीक है, उसमें रिमेन अनचेंज्ड होगा। डिविडेंड यील्ड इज रिमेन्स अनचेंज्ड बट डिविडेंड पे आउट विल इंक्रीज। ठीक है, क्लियर है, बहुत इंपॉर्टेंट है, समझिए। अगला है, अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कर लेते हैं। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है आपका सामने, ट्रायल बैलेंस। ट्रायल बैलेंस कुछ नहीं है, आपका रिसिप्ट और पेमेंट ये सब मिला के जो बीच में डिफरेंस हो जाता है, कभी कभी क्या है वो डिफरेंस होना नहीं चाहिए। अगर वो डिफरेंस हो जाता है तो उसको बोलते हैं हम लोग ट्रायल बैलेंस। और वो ट्रायल बैलेंस का डिफरेंस को हम लोग डालते हैं सस्पेंस अकाउंट में। किस में डालते हैं, सस्पेंस अकाउंट। जैसे मान के चलिए 400 का सामान खरीदे लेकिन 400 डेबिट नहीं किए, 300 डेबिट किए, तो 100 रुपये जो है उसको डेबिट करेंगे और उसको क्रेडिट करेंगे किस में, सस्पेंस में। तो हो जाएगा ना आपका ट्रायल बैलेंस क्लियर। ठीक है, तो ट्रायल बैलेंस ऑफ राज डिड नॉट एग्री, ही पुट द डिफरेंस टू द सस्पेंस अकाउंट एंड डिस्कवर्ड द फॉलोइंग एरर्स, रेक्टिफाई द एरर। क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। इन द सेल्स बुक ऑफ द मंथ ऑफ जनवरी टोटल ऑफ पेज 2 ई वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू पेज 3 एज 1000 इंस्टेड ऑफ 1200। 1200 करना था लेकिन 1000 किए। ठीक है, 1200 करना था लेकिन 1000 किए, मतलब प्लस 200। ठीक है, 1200 करना था लेकिन 1000 किए, मतलब आपका 200 कम कर दिए ना, कम किए 200, तो -200 होगा, +200 नहीं होगा, -200 होगा।
एंड टोटल ऑफ पेज 6 वॉज कैरिड फॉरवर्ड टू पेज 7, 5600 इंस्टेड ऑफ 5000। यहाँ पे ज़्यादा कर दिए, ठीक है, यहाँ पे ज़्यादा कर दिए तो +600, -200 +600 तो आपका कितना हो गया 400। 400 का घपला हुआ है। अब ये 400 क्या करेंगे हम लोग, 400 आपका एक्सेस में तो डेबिट करना पड़ेगा। कौन से अकाउंट से डेबिट करेंगे, डेबिट फ्रॉम द सेल्स अकाउंट, सेल्स अकाउंट से डेबिट करेंगे क्योंकि ये सारा सेल्स अकाउंट में हो रहा है काम। तो सेल्स अकाउंट से डेबिट करेंगे कितना 400, और 400 को सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे तो ख़त्म कहानी, सब बराबर हो जाएगा। जो 400 का डिफरेंस आ रहा था गलती, उसको सेल्स अकाउंट से डेबिट करके सस्पेंस अकाउंट में डाल देंगे, ठीक है। अगला क्वेश्चन में चलते हैं। वेजेस पेड फॉर इंस्टॉलेशन ऑफ मशीनरी वॉज ₹500 वॉज पोस्टेड टू वेजेस अकाउंट 50, ठीक है। मशीनरी अकाउंट से 500 रुपये काटना था, लेकिन वेजेस अकाउंट में आपका 50 रुपये काटा गया। वेजेस अकाउंट में से 50 रुपये काट दिए, लेकिन काटना था मशीनरी अकाउंट से। तो अब क्या करना पड़ेगा, सबसे पहले मशीनरी अकाउंट से डेबिट करना पड़ेगा, वेजेस अकाउंट में डालना पड़ेगा, और जो पैसा बचा उसको हम लोग को सस्पेंस में डालना पड़ेगा। तो ऑप्शन नंबर बी देखोगे, डेबिट द मशीनरी अकाउंट विथ 500 रुपीज़, क्रेडिट द वेजेस अकाउंट विथ 50 रुपीज़, क्रेडिट द सस्पेंस अकाउंट विथ 450 रुपीज़। तो ऑप्शन बी एकदम करेक्ट आंसर इसका। अगला है मशीनरी परचेज फ्रॉम R&CO फॉर 10,000 रुपीज़ ऑन क्रेडिट वॉज एंटर्ड इन द परचेज बुक एज 6,000 एंड पोस्टेड देयर फ्रॉम RCO एज 1,000 रुपीज़, ठीक है। 1,000 रुपीज़ को पोस्ट किए R&CO में। RCO में कितना करना था, 9,000 करना था, लेकिन किए कितना 1,000 रुपीज़। तो अगर आपको स्पीड में करना है तो ऑप्शन में देख लो 9,000 किधर दिख रहा है, 9,000 इसमें दिख रहा है, तो आंसर तो आपका डी होना था। लेकिन पूरा देख लेते हैं कि डी हो कैसे रहा है, ठीक है। तो इसमें सबसे पहले मशीन खरीदे हैं तो मशीनरी अकाउंट से क्या करेंगे, डेबिट करेंगे 10,000, सबसे इम्पोर्टेंट। और ये क्या किया है, परचेज बुक में 6,000 कर दिया है, परचेज बुक में 6,000 कर दिया है। तो उसके बाद डेबिट द सस्पेंस अकाउंट विथ 5,000 एंड क्रेडिट द परचेज अकाउंट विथ 6,000। 6,000 से अगर 6,000 से परचेज बुक में कर दिया है तो परचेज बुक में आपको 6,000 को क्रेडिट करना पड़ेगा, ठीक है। और 5,000 जो डेबिट है वो आपको सस्पेंस अकाउंट से करना पड़ेगा। और R&CO अकाउंट में 9,000 इसलिए डालना पड़ेगा, स्टार्टिंग में 1,000 डला है, बहुत ईजी हो जाएगा अगर आप लोग थोड़ा सा दिमाग लगाएंगे। 1,000 अगर है R&CO में क्रेडिट किया गया है तो आपको कम से कम 9,000 और करना पड़ेगा, और ऑप्शन एक ही दिख रहा है 9,000 का, तो ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। अगला है क्रेडिट सेल्स ऑफ मोहन ₹5,000 वेर रिकॉर्डेड इन परचेज बुक। अभी आप कुछ सेल करोगे मोहन को, तो मोहन जो है 5,000 उसको किसको, परचेज है, आप जो बेच रहा है उसको 5,000 पे करना था। लेकिन यहाँ पे हुआ क्या, परचेजर बुक में रिकॉर्ड कर दिया गया। जो ये कंपनी है वो परचेज थोड़ी ना कर रही है, वो तो बेच रही है। तो मोहन के अकाउंट से आना था पैसा और परचेजर बुक में कर दिए 5,000, तो उल्टा हो गया, मोहन को देना चाहिए था उल्टा, उल्टा परचेजर बुक में अलग से चले गया। तो सबसे पहले तो आपको ये 5,000 के बदले मोहन के अकाउंट से कितना 10,000 काटना पड़ेगा। रीज़न 5,000 तो मोहन का नाम से लेना पड़ेगा, और 5,000 जो परचेजर बुक में डिफरेंस है उसको जमा करने के लिए करना पड़ेगा। तो आंसर आपका क्या हो जाएगा इसका, डेबिट मोहन अकाउंट विथ 10,000, क्रेडिट परचेजर अकाउंट विथ 5,000, क्रेडिट द सेल्स अकाउंट विथ 5,000। 5,000 सेल्स अकाउंट में डालना पड़ेगा और परचेजर अकाउंट में डालना पड़ेगा, तब जाके आपका जो है 10,000 आपका मोहन से निकालना पड़ेगा, उसका आंसर हो जाएगा डी। अगला है गुड्स रिटर्न टू राम ₹1,000 वर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। गुड्स रिकॉर्डेड टू रिटर्न टू राम ₹1,000 वेर रिकॉर्डेड इन सेल्स बुक। इसको आप लोग सॉल्व करेंगे, इसको मैं इसका आंसर इसलिए हटा दिया हूँ मैं इसका आंसर, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करके आप लोग ऑप्शन जो है जिसका इसका आंसर जो है उसको कमेंट सेक्शन कमेंट बॉक्स में डालेंगे, ताकि आप लोगों को समझ में आया कि नहीं, ये मेरे को पता चले। अगला क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, जो कि आप लोग का स्पॉट रेट से रिलेटेड है, स्पॉट रेट और फॉरवर्ड रेट। स्पॉट रेट ये होता है जब आप एक्सचेंज करते हैं, फॉरेन एक्सचेंज करते हैं, US डॉलर के बदले डोमेस्टिक करेंसी जब आप लोग लेते हैं, या डोमेस्टिक करेंसी के बदले US डॉलर लेते हैं, तो एक्सचेंज कर रहे हैं, वो एक रेट में होता है, उस रेट को बोलते हैं स्पॉट रेट। अगर आप लोग तुरंत कर रहे हैं, अगर 2-3 महीने बाद करना चाहते हैं तो उसको बोलते हैं फॉरवर्ड रेट। फॉरवर्ड रेट 1 महीना, 2 महीना, 3 महीने का भी होता है। स्पॉट रेट लेकिन आपका तुरंत के तुरंत होता है, 1-2 वर्किंग डे में, ठीक है।
तो ये इसको फॉरेन एक्सचेंज में यूज़ करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग क्वेश्चन में देखते हैं, क्वेश्चन में बोला है 65.60/62। ये 65 ये दो क्यों दिया रहता है, दो वैल्यू इसलिए दिया रहता है, पहला वैल्यू जो है वो बिड प्राइस होता है, सेकेंड वैल्यू जो होता है वो ऑर्डर प्राइस होता है, यह आपका आस्किंग रेट होता है। ठीक है, बिड प्राइस आपका पहला होता है, सेकेंड आपका होता है ऑर्डर प्राइस। ठीक है, इसलिए इसमें दो वैल्यू दिया रहता है। और ये जो TOM दिख रहा है वो होता है आपका टुमारो। टुमारो का रेट है आपका TOM बोलते हैं। 2 वीक्स का दिख रहा है, 1 मंथ का दिख रहा है, 2 मंथ का दिख रहा है, सब में जो है बिड रेट भी दिख रहा है आपको, और एक और उसके बगल में ऑर्डर रेट भी दिख रहा है। ठीक है, एक चीज़ और मेरे को बताना था इसमें, 2 मंथ्स कस्टमर आस्किंग रेट फ्रॉम ओवरनाइट। हाँ, ON मतलब होता है ओवरनाइट, ON मतलब होता है ओवरनाइट रेट, TOM होता है टुमारो रेट, 2 वीक्स, 1 मंथ, सब अपना अपना जो भी रेट्स है उसके हिसाब से क्वेश्चन को अपन देखते हैं क्या पूछता है। व्हाट इज़ द बिड रेट ऑफ ओवरनाइट डॉलर। ओवरनाइट का बिड रेट का राइट रेट पूछ रहा है। स्पॉट रेट कितना है 65.60, और ओवरनाइट का बिड रेट बात किया जाए तो 1 पैसे। ठीक है, 0.01, तो 65.61 आपका आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का। ठीक है, आंसर हो जाएगा C 65.61। कैसे आया, स्पॉट रेट का और बिड रेट उठाए, ओवरनाइट का बिड रेट उठाए, दोनों को प्लस कर दिए, तो आपका ये ओवरनाइट का बिड रेट आ गया। क्लियर है। अगला है आस्किंग रेट ऑफ टुमारो। आस्किंग रेट मतलब क्या होता है आपका, ऑर्डर मतलब सेकंड वाला रेट होता है, पहला वाला बिड होता है, सेकंड ऑर्डर वाला होता है, और ऑर्डर को ही हम लोग आस्किंग रेट भी बोलते हैं। ठीक है, अब टुमारो का आस्किंग रेट पूछ रहा है ना, तो इसमें कुछ नहीं करना है आपको, 65.62 में 0.03 को प्लस कर देना है, तो आपका आंसर आ जाएगा 65.65। देख सकते हैं आप लोग, 65.62 में 0.03 को प्लस करोगे तो 65.65 आपका आंसर आ जाएगा फॉर टुमारो आस्किंग रेट। अगला है TT बाइंग रेट फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन इन स्पॉट डॉलर इज़। ठीक है, बाइंग रेट और सेलिंग रेट का क्या होता है आपका क्वेश्चन में दिया रहता है। देखिए यहाँ पे 10 पैसे का आपका परचेज ट्रांजेक्शन में लगेगा, 12 पैसे का जो है सेल्स ट्रांजेक्शन में लगेगा। क्लियर है, 10 पैसे का मार्जिन परचेज ट्रांजेक्शन में लगेगा, 12 पैसे का सेल्स ट्रांजेक्शन। यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पे माइनस होगा, क्योंकि यहाँ कर रहे हैं परचेज, यहाँ कर रहे हैं सेल्स। मार्जिन में आपको फ़ायदा होगा, सेल करोगे तो प्लस होगा तो आपको फ़ायदा होगा, अगर परचेस करोगे माइनस में होगा आपको लॉस होगा। ठीक है, 10 पैसा आपको माइनस करना पड़ेगा। ठीक है, क्वेश्चन आपका क्या है, बाइंग रेट फॉर कस्टमर ट्रांजेक्शन ऑन स्पॉट डॉलर। स्पॉट डॉलर में कितना था 65.60 था, है ना, 65.60। इसमें से 10 पैसे कम कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 10 पैसे कम करोगे तो 65.50 हो जाएगा। ये हो जाएगा बाइंग रेट। वही अगर सेलिंग रेट पूछता है क्वेश्चन नंबर 5 देखोगे, सेलिंग रेट पूछ रहा है और स्पॉट डॉलर। सेलिंग रेट में क्या हो जाएगा आपका 12 पैसे जुड़ेगा। ठीक है, आपका सेलिंग ऑर्डर्ड वैल्यू में जुड़ेगा। ठीक है, ऑर्डर वैल्यू में, बिड रेट में मत जोड़ दिएगा। ठीक है, ऑर्डर वैल्यू में जोड़ना है, तो 65.62 में 12 पैसे प्लस करोगे तो कितना हो जाएगा आपका 65.74। आंसर हो जाएगा 65.74 फॉर सेलिंग रेट ऑफ कस्टमर ऑन स्पॉट डॉलर। ठीक है, 2 मंथ्स का US डॉलर में फॉरवर्ड बाइंग रेट पूछ रहा है, 2 मंथ्स के US डॉलर में फॉरवर्ड बाइंग रेट। तो इसमें अगर हम लोग देखेंगे तो आपका बाइंग रेट पूछ रहा है, तो इसमें 65.2 मंथ्स का बोल रहा है, 65.2 मंथ्स का ही था कि 1 मंथ का था, 1 मंथ का क्वेश्चन था कि क्वेश्चन नंबर 4 में हम लोग 2 मंथ्स में हैं। ठीक है, 2 मंथ्स में 31 इट्स बाइंग रेट, परचेज रेट, सो हाँ 65.81 आना चाहिए इसका आंसर, 65.81। ठीक है, बाइंग रेट बोल रहा है, तो हम लोग का बाइंग रेट अभी हम लोग इसको सॉल्व किए थे तो कितना आया था 65.50 आया था। कैसे आया था 65.60 माइनस 10 पैसे, तो 65.50 बाइंग रेट आया। और 2 महीने के बाद की बात करें तो 2 महीने के बाद की बात करेंगे तो बाइंग रेट प्लस करोगे 31 पैसे को प्लस करोगे तो
65.81 आंसर आ जाएगा आप लोग का, ठीक है, 65.81। तो आंसर आप लोग को 65.81 फॉर क्वेश्चन नंबर बाइंग रेट फॉर 2 मंथ्स, बाइंग रेट फॉर 2 मंथ्स जो है आपका 65.81 है। ओके, क्वेश्चन नंबर 6 को आप लोग को सॉल्व करेंगे तो आप लोग का 65.91 आएगा। सेम प्रोसीजर है, इसको आप लोग देख सकते हैं, ठीक है। अगला क्वेश्चन में आ जाते हैं हम लोग। ABC लिमिटेड एक कंपनी है जिसका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट पूरा दिया हुआ है, इसमें सब कुछ दिया हुआ है, टर्नओवर, कॉस्ट ऑफ सेल्स, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट्स, एडमिन एक्सपेंसेस, इंटरेस्ट, टैक्स, डिविडेंड, बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/2016, फिक्स एसेट्स, सब कुछ दिया हुआ है ना, सब कुछ आप लोग देख सकते हैं। यहाँ प्लांट मशीनरी का, करंट एसेट्स का, स्टॉक्स का। तो इसका हम लोग को क्या करना है, सिर्फ इसका ओवरव्यू देखना है। ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकलता है, ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका, ग्रॉस प्रॉफिट निकालने के लिए आपको टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करना है, बस। टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ सेल्स को अगर माइनस करोगे तो आपको क्या हो जाएगा, ग्रॉस प्रॉफिट आ जाएगा। और फिर ये ग्रॉस प्रॉफिट में जो है डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन एक्सपेंसेस को माइनस करोगे तो ऑपरेटिंग कॉस्ट आ जाएगा। यहाँ पे देख रहे हो आप लोग, ग्रॉस प्रॉफिट जो है आपका टर्नओवर में कॉस्ट ऑफ सेल्स को माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा ग्रॉस प्रॉफिट का। ऑपरेटिंग प्रॉफिट में आपको नेक्स्ट टू वैल्यू को भी माइनस करना होता है, डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट और एडमिन एक्सपेंसेस को। फिर इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो क्या आएगा, इंटरेस्ट को माइनस करोगे तो प्रॉफिट बिफोर टैक्स आएगा, और टैक्स को माइनस करोगे क्या आएगा, प्रॉफिट एट्रीब्यूटेबल टू शेयर होल्डर्स आएगा, ठीक है। प्रॉफिट बिफोर टैक्स में आप इंटरेस्ट को माइनस करोगे और टैक्स को माइनस करेंगे तो प्रॉफिट एट्रीब्यूट टू शेयर होल्डर्स आएगा। रिटेन्ड प्रॉफिट के लिए क्या करना पड़ेगा आपको, रिटेन्ड प्रॉफिट के लिए आपको टैक्स, इंटरेस्ट को माइनस कर दिए और टैक्स को माइनस कर दिए, उसके बाद नेक्स्ट आपका आ जाता है ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन। ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन में कुछ नहीं है, ग्रॉस प्रॉफिट डिवाइडेड बाय टर्नओवर कर दो, ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन निकल जाएगा। ऑपरेटिंग मार्जिन जो है उसमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट बाय टर्नओवर कर दो, ऑपरेटिंग मार्जिन निकल जाएगा, ये इंपॉर्टेंट होता है। और करंट रेशियो और क्विक रेशियो इंपॉर्टेंट है बहुत, ये दोनों को थोड़ा देख लेते हैं। करंट रेशियो और क्विक रेशियो, करंट रेशियो में करंट एसेट्स बाय करंट लिएबिलिटी, दोनों क्वेश्चन में दिया रहता है, इस क्वेश्चन में भी दिया हुआ है, ठीक है। इस क्वेश्चन मान के चले 8/6 है तो आपका 1.33 आ जाएगा करंट रेशियो, या फिर 4:3 आ जाएगा। ऐसे टाइप से आपको करंट रेशियो निकालना है, दोनों दिया रहता है, करंट एसेट और करंट लिएबिलिटी। क्विक रेशियो में आपको कुछ नहीं, स्टॉक्स को माइनस करना होता है। करंट एसेट्स में से स्टॉक्स को माइनस करेंगे, उसको लिक्विड एसेट हो जाएगा, फिर लिक्विड एसेट बाई करंट लिएबिलिटी को आप लोग का सॉल्व करोगे तो क्विक रेशियो निकल जाएगा। तो यही है, सिंपल सा एकदम, ठीक है। एंड इससे ज़्यादा आपको कुछ ज़्यादा पूछेगा नहीं, सिंपल क्वेश्चन है, थोड़ा सा ट्रिकी है, तो जितना समझ में आ रहा है उतना ही करना है। ये क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट है, ये सारे क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ अच्छे नए क्वेश्चन जो कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है EFB के, उसके साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।